इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के बारे में, और दूसरे दिन क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की उसके बारे में बात करेंगे। भारत के 6 विकेट गिर चुके हैं, 286 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं और इस रन तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिन गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, और या यूं ही कह सकते हैं कि भारत ने थोड़ी दबकर बल्लेबाजी की। जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे थे तो बड़ी मीडियोकर सी स्पिन गेंदबाजी लग रही थी, लेकिन उसके बाद ताइजुल हो चाहे मेहंदी हो, सबने बहुत अच्छी और कसी गेंदबाजी की, जिसका नतीजा यह था कि 90 ओवर के आसपास का खेल हुआ, यानी एक गेंद रह गई थी और भारत ने सिर्फ 286 बनाया। अब अगर आप इंग्लैंड से तुलना करेंगे तो शायद बहुत कम रन लगे हैं, लेकिन पिच और परिस्थिति और सामने ओपोनेंट कैसा है ये भी आपके अपने जहन में रखना पड़ेगा अगर आप दोनों टीम का मैचअप करने की बात करेंगे। तो पहले दिन के खेल में क्या कुछ अच्छा रहा और क्या कुछ खराब किया भारतीय टीम ने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और साथ ही अभी कमेंटेटर। सबा भाई, कितना सेटिस्फाइड है 90 ओवर का खेल, 6 विकेट डाउन और 286 रन स्कोर बोर्ड पे? 6 अनम्यूट कर ले राजकुमार सर, अनम्यूट करें जरा। जी। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी जल्दी विकेटें गिर गई, और चेतेश्वर पुजारा हम सभी जानते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं, एंड मतलब काफी ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं, तो उस वजह से रन जरूर कम बने हैं, लेकिन विकेट से बॉल आ भी नहीं रहा था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभा से कि मुझे लगता है कि 40 रन और बनने चाहिए थे, लेकिन विकेट से बॉल बिल्कुल नहीं आ रहा था। अगर आप देखें, स्ट्रोक प्लेइंग वाज नॉट वेरी इजी, कि क्योंकि वहां पे शुरुआत जब हुई तो बहुत लो बाउंस था, बॉल 2 टप्पे में वो कीपर के पास पहुंच रही थी, तो ऐसी विकेटों पे शॉट्स खेलना भी आसान नहीं होता। और जिस तरह की गेंदबाजी दोनों ही लेफ्ट हैंड स्पिनर करते हैं, तो वो बहुत डिफेंसिव से बॉलर हैं, वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, और बड़े डिफेंसिव फील्ड लेकर वो बॉल डालते हैं। तो उनको या तो आप बिल्कुल टेक ऑन कीजिए कि आप उनको लिफ्ट करें स्टेप आउट करके, उस तरह की बल्लेबाजी हुई नहीं है भारत से। तो मैं कहूंगा कि शायद मैं सभा से 1 नंबर ज्यादा भारत को देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 10 में से 7 अंक डिजर्व करता है भारत। चलिए, हम सब तो उम्मीद कर रहे थे कि 10 में 10 अंक वाला प्रदर्शन देखने को मिले पहले दिन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सबा भाई थोड़े निराश हैं, टॉप ऑर्डर के ज्यादातर बल्लेबाजों को अच्छा स्टार्ट मिला, के राहुल हो, शुभमन गिल हो, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए ये सभी बल्लेबाज अच्छे स्टार्ट को। पुजारा भी अनलकी रहे, 90 रन पे वो आउट हो गए। और ये आउट होना तब ज्यादा खलता है कि जब आप शतक के बाद शायद अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सुधार सकते हैं, आप उसी टाइम आउट हो जाते हैं। उसका प्रेशर कहीं ना कहीं अब इन दिनों दिखता है, पहले शायद हम इतना जज नहीं कर पाते थे, क्योंकि पार स्कोर कुछ अलग होते थे टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन के खेल के। अब पार स्कोर थोड़े डिफरेंट है। कैसे आप देख रहे हैं श्रेयस अय्यर और चेतेश्वर पुजारा के बीच साझेदारी, और जिस तरह से टॉप ऑर्डर को स्टार्ट मिला और कन्वर्ट नहीं हुआ? देखिए, चूंकि टॉप ऑर्डर को स्टार्ट मिलने के बाद उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से जो रन रेट है उसमें थोड़ी कमी आ गई है। देखिए, पुजारा ने जो वही किया जिसके लिए वो मशहूर है, जिसके लिए वो इतने सालों से खेलते आ रहे हैं, वो आपको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। हम जी। पुजारा से ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे। उनका काम है विकेट पर डट कर खड़े रहना, कठिन परिस्थिति में टीम को निकालना, जो कि आज भी उन्होंने किया। पर एक अच्छी बात पुजारा की बल्लेबाजी में हमेशा रहती है कि एक बार वो 15-20 रन जब बना लेते हैं, फिर आज भी आपने देखा होगा शानदार तरीके से स्टेप आउट करके वो स्पिनर्स को खेलते हैं, वो कट खेलते हैं, बैकफुट पंच बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उनको मालूम है कि उनको रन कहाँ से बनाना है। तो ये हमें आज की पारी में भी देखने को मिला। 2 सेशन जो आज रहा वो बांग्लादेश के नाम रहा, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। पहला सेशन 3 विकेट गिरे, बीच का जो सेशन है वो भारत ने अपने नाम किया, क्योंकि श्रेयस अय्यर और पुजारा की साझेदारी देखने को मिली। और वो अंतिम जो 1 घंटा है, फिर वहां से कुछ हद तक बांग्लादेश ने वापसी कर ली, पुजारा का विकेट लिया, और वो अंतिम गेंद पर जो अक्षर पटेल आउट हुए। नहीं तो मैं जी। एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 सवा 300 पर अगर 3 या 4 विकेट भारत का गिरता, तो मुझे लगता है कि भारत के पोटेंशियल के हिसाब से ये पहला दिन गुजरता भारत का। यहाँ पर मुझे अभी भी लगता है कि बांग्लादेश जिस तरह से खेल रही है, अभी भी उनको ये लगेगा कि उनके लिए, चूंकि वो टॉस हार गए थे इस विकेट पर, उनके लिए भी दिन काफी अच्छा गुजरा है। राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम ज्यादा आराम से सोएगी? टॉस जीतकर 286 बनाकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ज्यादा खुश होगी, या बांग्लादेश की टीम जिन्होंने 6 विकेट निकाल लिए हैं और उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि आप 350 350 पे हिंदुस्तान को रोक लें? राजीव, मैं कहूंगा ये दोनों के लिए
50-50 रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कन्विंसिंग। कोई भी टीम सेटिस्फाई नहीं होगी। भारत भी कुछ हद तक सेटिस्फाई होगा कि हम 300 के आसपास हैं और अभी हमारे पास विकेट्स हैं, जो कि हम 100 रन अगर और बनाए तो फिर हम प्रेशर डाल सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर। वहीं बांग्लादेश भी खुश होगा कि पहले दिन टॉस हारने के बाद उन्होंने 6 विकेट आउट कर लिए भारत के, और बहुत ज्यादा रन भी एक्स्ट्रा लीक नहीं किए। तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही मुझे लगता है कि बराबर सी स्थिति है अभी। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसी को भी एडवांटेज दे सकते हैं, बल्कि मैं हाँ, कहूंगा एडवांटेज शायद 55-45 भारत के पक्ष में है। चलिए अब थोड़ी बात साझेदारी की कर लें। श्रेयस अय्यर अपना अच्छा फॉर्म कंटिन्यू किया सभा भाई, ओडीआई क्रिकेट में जिस तरह का फॉर्म था उसी को कैरी ऑन करते नजर आया टेस्ट क्रिकेट में भी। हाँ, और ये अच्छी बात है, जब आपका फॉर्म चल रहा है तो फिर उसी को आपको और भी आगे बढ़ाना होगा। हालांकि हम्म। आज उनको 2 मौके मिले राजीव। ये तो जी। आज कैचिंग बांग्लादेश को उतनी अच्छी नहीं हुई, पर इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स को टैकल किया, खुलकर बल्लेबाजी की, पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी थोड़ा जो कवर ड्राइव उन्होंने लगाए, अपिश कवर ड्राइव भी लगाए, और विकेट को ध्यान में रखकर, जितनी गति है इस विकेट की उसके लिए बहुत जरूरी है कि पावर थोड़ा बहुत जनरेट करे, जो कि श्रेयस अय्यर ने किया। और वो जब आए थे तब वो ज्यादा एग्रेसिव बल्लेबाजी कर रहे थे, और वहां पर हम्म। उसी की जरूरत थी, क्योंकि उस समय ऋषभ पंत आउट हुए थे, जिन्होंने फिर से एक धमाकेदार पारी खेली। तो उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आके खुलकर बल्लेबाजी करे, तो श्रेयस अय्यर ने वही किया। शानदार साझेदारी रही, धीरे धीरे पुजारा ने भी लय पकड़ ली। और ये तो कई बार देखा जाता है कि एक दूसरे छोर से अगर रन बन रहे हैं तो उसका लाभ पुजारा को भी मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा बिना संकोच के बल्लेबाजी करते हैं। नहीं तो अगर जी। दूसरे छोर से उनको उस तरह के सपोर्ट ना मिले तो मुझे लगता है उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है स्ट्राइक रेट को और ज्यादा बढ़ाने का। और इस तरह की साझेदारी में उनके ऊपर कोई दबाव था नहीं, क्योंकि दूसरी छोर से रन आ रहे थे, चाहे वो श्रेयस अय्यर के बल्ले से आ रहे हों या फिर उसके पहले ऋषभ पंत के बल्ले से आए। तो राजकुमार सर, जो भी विकेट गिरे आज उसमें अगर एक अच्छी गेंद जो विराट जिसपे आउट हुए, थोड़ा सा बॉल ड्रिफ्ट हुआ, अच्छा स्वॉप मिला, पैर पे गया, देन वो टर्न हुआ वहां से, बाकी बैट्समैन आपको नहीं लग रहा अपनी गलतियों से आउट हुए? बहुत एम्बिशियस शॉट्स खेले गए, वो शुभमन गिल या के राहुल ने ऑन द राइज खेलने की कोशिश की, फिर ऋषभ पंत जो विकेट का बॉल कट करने चले गए। कैसे आप देख रहे हैं ये ज्यादा टेस्ट मैच न खेलने का असर आप देख रहे हैं, या मैचअप करना चाह रहे हैं कि आप आपको अपना स्ट्राइक रेट और एक्सेलरेट करना है? क्या चक्कर आप देख रहे थे कि जिस तरह से विकेट गिरे हैं, बॉलर्स का क्लास कम था, अपनी गलती से ज्यादा बल्लेबाज आउट हुए? बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा हम वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा वनडे और T20 खेल रहे हैं, और उसमें आपको आदत होती है कि आपको हर बॉल खेलना है, हर बॉल मतलब छोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है या रोकने का। आप एवरी टाइम यू आर लुकिंग फॉर रन्स। तो टेस्ट मैच क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ी अटैकिंग फील्ड भी होती है, 3 स्लिप एक गली खड़ा होता है, कैचिंग पोजीशंस होती है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि आप एक उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो कि आपको सारी बॉलें खेलनी है, छोड़नी है नहीं, डिफेंस नहीं करना है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट की, और जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो भी बहुत ज्यादा रहा है। टेस्ट मैच काफी समय बाद भारतीय टीम खेल रही है, तो वो हम्म। एडेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा समय लगता है। और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आपको सारी बॉलों पर रन बनाने हैं, या यू आर लुकिंग फॉर रन्स ऑन एवरी बॉल, एक्सेप्ट फॉर चेतेश्वर पुजारा, आप देखिए कि सभी उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा छोड़कर नहीं खेल रहे। शुभमन गिल या शुरुआत में जैसे के राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। वो अच्छी बात है पॉजिटिव इंटेंट, लेकिन साथ साथ जरूरत है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको थोड़ा सा संभल कर भी खेलना होता है, कि अच्छी बॉलों को आपको हम्म। रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वहां पर कैचिंग पोजीशंस होती है, वहां पर कैच लेने के लिए प्लेयर्स खड़े होते हैं। समा भाई, ताजुल इस्लाम ने जिस तरह की गेंदबाजी की उसको आप कैसे देखते हैं? और दो बड़े क्लासिक डिस्मिसल देखे, एक विराट को जिस तरह आउट किया उन्होंने, फिर पुजारा 90 रन पे जिस तरह से बीट किया, और उनको एकमात्र ऐसे स्पिनर थे जिसको टर्न मिल रहा था। फिंगर स्पिनर को टेस्ट मैच के पहले दिन अगर टर्न मिल रहा है तो कुछ ना कुछ खासियत है उनके अंदर। और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस बांग्लादेश की लाइनअप में जो खेल रहे हैं टेस्ट मैच। देखिए, बहुत बड़ा अंतर होता है एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करना और एक जी। डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करना। और जनरली हम लोगों ने जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बांग्लादेश के देखे हैं उनका माइंडसेट होता है बहुत ही डिफेंसिव। पर हाँ। तैजुल इस्लाम का ऐसा नहीं है। मैं आज मनिंदर के साथ कमेंट्री कर रहा था, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं। उनका भी ये मानना था कि इनका बड़ा एक क्लीन एक्शन है, उसके साथ साथ अच्छा मिश्रण है, गति में परिवर्तन वो करते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको उछाल मिलती है या कई बार उनको घुमाव मिलता है।
ऑफ द विकेट जिसको हम लोग टर्न कहते हैं, वो आज देखने जी को मिला, जिसके कारण उन्होंने विराट कोहली का आउट किया। और जिस तरह का वो एक्शन है वहां पर बल्लेबाजों को लेंथ पिक करने में थोड़ी परेशानी होती है। कई बार अगर आपने देखा होगा कि जो उनका रिलीज पॉइंट है वहां पर थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। हम्म तो आज इस प्रकार का विकेट था जहां पर आपको गति मिल नहीं रही है ऑफ द सरफेस, वहां पर इस तरह के मिश्रण के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। तो ताइजुल इस्लाम एकमात्र ऐसे बॉलर रहे स्पिनर्स में जिन्होंने परेशान किया भारतीय गेंदबाजों को। हम्म दूसरी छोर से मुझे लगता है कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए तो उतना वो मिल नहीं पाया। और एक और बात है राजीव, कि बहुत दिनों के बाद जब आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, तो लंबा स्पेल डालना भी एक प्रकार की कला है। हम्म और आजकल के जमाने में जो वाइट बॉल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, तो लंबा स्पेल स्पिनर्स डालते नहीं है। उनको 10 ओवर डालना होता है, वो भी 2 या 3 स्पेल्स में। तो 12-10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर का स्पेल, 18-20 ओवर का स्पेल, यहाँ तक ये डालने के लिए आपको शोल्डर में वो ताकत होनी चाहिए ताकि आप हम्म सही लेंथ पर करें। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ताइजुल इस्लाम ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, शानदार उनकी गेंदबाजी रही और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए। एक कैच उनकी गेंदबाजी उनके बॉल पर छूट गया, कॉट बिहाइंड द श्रेयस अय्यर का। तो ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंप्रेस किया आज ताइजुल इस्लाम ने। राजकुमार सर, जब दिन का खेल खत्म हुआ और 149 रनों की साझेदारी पे हम नजर डाल रहे हैं, यानी कि जो पुजारा और श्रेयस अय्यर के बीच देखने को मिली, तब उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे ये पिच पे मैच आगे बढ़ेगा, मुझे लग रहा है स्ट्रोक प्ले या रन बनाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। बिल्कुल राजीव, अब जिस तरह बॉल पहले शुरुआत से नीचे रह रही है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है और ये विकेट स्लो हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद देगा। इसीलिए दोनों टीमों ने, आप देखिए, 3-3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए हैं। और यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में स्ट्रोक मेकिंग और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वो पार्टनरशिप। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस हमें फोर्थ डे जाके पता लगेगी, कि जब बल्लेबाजी करना और मुश्किल होगा। और अच्छी बात है कि अगर भारत अभी और 100 रन अगर और जोड़ लेता है, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा बांग्लादेश की बैटिंग पर, क्योंकि भारत के पास एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। हम प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। राजकुमार सर, विराट जिस तरह आउट हुए उसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं? क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे उनका इस तरह से आउट होना हमने कई बार देखा है कि बैकफुट पर वो पकड़े जा रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, खासतौर से इससे पहले ऑफ स्पिनर पे आउट हो गए थे, आज लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हो गए। सभा भाई क्योंकि कमेंट्री कर रहे थे, उन सबका मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इसलिए क्वेश्चन मैं आपसे पहले करना चाह रहा हूँ, फिर सभा भाई के पास जाऊंगा। ये बैकफुट पर पकड़े जा रहे हैं, क्या रीजन आप देखते हैं? पहला बॉल जब ऑफ स्टंप की लाइन पे था, बहुत अच्छा उन्होंने डिफेंस किया। जैसे ही लेग स्टंप की लाइन पे आपके आई लाइन पे आया बॉल, वहां आप कंफ्यूज हो गए कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है। बिल्कुल राजीव, डिसीव हुए हैं वो फ्लाइट में। और कहीं ना हाँ। कहीं अगर वो बेटर ऑफ होते अगर आगे खेलते उस बॉल को, लेकिन वो एक बहुत, मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा कैजुअल भी खेल गए पीछे हाँ जाके, थोड़ा सा सिंगल के लिए इस तरह। तो थोड़ा सा अजीब लगा कि वो, मतलब जैसे होता है ना, डबल माइंडेड से हो गए वो, हाँ कि आगे बिल्कुल। और उसी बीच में ही वाज कॉट अप। बॉल भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया, उसके बाद अच्छा स्पिन भी हो और गया। तेज टर्न तो किया जी। हाँ, तेज टर्न किया, तो उसमें क्रेडिट बॉलर को भी देना पड़ेगा। सभा भाई, आप कैसे देख रहे हैं? आपने कई डिसमिसल अब देख लिए हैं विराट के। ज्यादातर सब कॉन्टिनेंट में बैकफुट पर खेलने की कोशिश रहती है उनकी, क्या रीजन आप देख रहे हैं? और फिर आउट होने का सिलसिला एक जैसे ही पैटर्न नजर आने लगता है फिर। हाँ राजीव, पर आज अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली तीसरी गेंद पर आउट हुए ताइजुल इस्लाम से। उसके हाँ पहले से, 2 गेंद जिन्होंने खेली, वो फॉरवर्ड डिफेंस किया बहुत ही लंबे स्ट्राइड के साथ, और हम लोग वहां हाँ बैठकर तारीफ कर रहे थे, ये देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने लेंथ को पिक किया है। और उसके बाद बॉल के लाइन में बैट लेकर आए हैं। अब चूंकि एक पैटर्न सा नजर आ रहा है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। विराट कोहली के तकनीक के बारे में क्या क्या बात की जा सकती है। पर राजकुमार ने भी, क्योंकि वो भी बहुत बड़े कोच हैं, वो भी अपने बच्चों को जरूर बताते होंगे कि जब हम फ्रंट फुट पर खेल रहे होते हैं स्पिनर्स को, तो फिर जो बॉल की लाइन होती है उसमें बैट आना चाहिए। पर जब आप बैक फुट पर खेल रहे हैं तब आप बॉल के टर्न, जो 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 एक्सपेक्टेड टर्न है उस पर आपको बैट हाँ। का बैट लाना चाहिए, ना कि बॉल के लाइन पे। क्योंकि गिरने के बाद जो कि आप बैकफुट पर खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉल को समय मिल रहा है ऑफ द विकेट टर्न कराने का। तो फिर आपको हम्म टर्न, एक्सपेक्टेड टर्न के हिसाब से बल्ला लाना होता है। पर चूंकि इस गेंद में गति थी, ज्यादा गति थी, तो मुझे लगा नहीं कि विराट कोहली एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस बॉल पे भी घुमाव मिलेगा। इसी वजह से हम्म उन्होंने गलत लाइन चूज की खेलने के लिए, जिसकी वजह से वो एलबीडब्ल्यू हो गए।
पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे 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 तो ये लग रहा था कि आज उन्होंने लेंथ सही पकड़ी थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि गति ज्यादा थी, इस वजह से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बॉल इतनी इतनी ज्यादा टर्न करेगी। अब सबसे आज के दिन का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत बिल्कुल खेल नहीं पाते और रेड बॉल क्रिकेट में वो व्हाइट बॉल जैसी बैटिंग करने लगते हैं, और ऐसा लगता है उनसे बड़ा प्लेयर ही नहीं है कोई। ये है क्या पूरा माजरा, जरा समझाएं जरा हम, मुझे भी और जो हमारे दर्शक है उनको भी, कि रेड बॉल में आके व्हाइट बॉल जैसी कैसे बैटिंग कर लेते हैं। मुझे तो लगता है राजीव के व्हाइट बॉल में भी ऐसी बैटिंग करेंगे। थोड़ा हमें और संयम दिखाना होगा। बहुत जल्दी हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर कर बैठते हैं ऋषभ पंत से। अभी अभी उनकी उम्र ही क्या हुई है, 20 21 22 साल के हैं, थोड़ा समय लगता ये है तो उनका खुद भी वापस बता आने चुके हैं इंटरव्यू में, हर्षा भोगले को समझाया उन्होंने बहुत अच्छे में। से। और सही समझाया है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा वो समय देना होता है। हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। आज आज देखिए, जो जिस स्थिति पर वो आए थे बैटिंग करने के लिए, जिसको कहते हैं खुलकर बल्लेबाजी करना, ये एक तरह का पैटर्न है टेस्ट मैच की पारी में, कि वो इसी तरह से बैटिंग करते हैं। आते हैं तो खुलकर बैटिंग करते हैं। एक बार फील्ड जब खुल जाती है तो फिर आसानी से उनको, उनके पास कितना समय रहता है, और नीचे एक दो करके खेलते रहते हैं। जहां भी लूज बॉल मिलती है उसमें फिर से वो बरस पड़ते हैं। तो ये तब होता है जब आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मुझे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी किस तरह से करनी है। मेरा हम्म। पैटर्न यही है। जैसे कि चेतेश्वर पुजारा का पैटर्न है कि भाई टेस्ट मैच में मैं ऐसे ही बैटिंग करूंगा, कम वॉट में जो भी हो जाए। तो यही क्लैरिटी उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी लानी होगी अपनी बल्लेबाजी में। अभी भी वो क्लैरिटी व्हाइट बॉल क्रिकेट में आ नहीं रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उनसे। थोड़ा और अगर हम समय देंगे तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी एक बार यही क्लैरिटी आ गई, आ जाएगी। और एक बार ये क्लैरिटी आ गई ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तब मुझे विश्वास है कि भारतीय टीम बहुत हद तक अनबीटेबल हो जाएगी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, राजीव। राजकुमार सर, आप तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से ऋषभ पंत की बैटिंग को समझते हैं। आप क्या रीजन देख रहे हैं? सभा भाई ने तो रीजन बताया कि क्लैरिटी हो जाएगी उनको जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो वो खेलेंगे वैसे ही। लेकिन हम सब बड़े आश्चर्य में रहते हैं कि जब रेड बॉल में आते हैं तो वो एकदम धुआंधार बैटिंग करने लगते हैं, एकदम लग रहा है कि T20 खेल रहे हैं वो। और T20 में जाते हैं तो सडनली पता नहीं क्या हो जाता है। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं इसके पीछे? राजीव, यहाँ पर देखिए रेड बॉल क्रिकेट में उनको दिखता है कि सारे फील्डर्स आगे खड़े हुए हैं और जो वो स्ट्रोक प्लेयर ना हैं ना, वो 6 ऊपर फील्डर से खड़े थे जब उन्होंने छक्का मारा है तो। 3 बाउंड्री हुई, हैं। उसके बाद भी छक्का मार दिया ताइजुल इस्लाम को। ऑन साइड में ऑन साइड मैं में वही छह कर छह सात एक फील्डर लगा रखे थे। एक समय तो, हाँ राजीव, 7 फील्डर थे ऑन साइड में। उस पे छक्का मारा उन्होंने मिड विकेट पे, 80 मीटर का छक्का। देखिए वो उनका क्लास यही है। आप को अगर आप दिल्ली रणजी ट्रॉफी के मैचेस में उनकी कुछ इनिंग्स देखें कि उन्होंने एक एक मैच में 10 10 छक्के मारे हैं, और वो सारे फील्डर बाउंड्री लाइन पे लगा के रखे हुए थे, फिर भी वो छक्का मार रहे थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी लगता है कि वो बहुत सक्सेसफुल होने चाहिए थे व्हाइट बॉल से। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे मुझे कि वो व्हाइट बॉल में एक चैंपियन प्लेयर होगा, वनडे में भी और T20 में तो होंगे ही। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और ये मुझे लगता है कि ये इट इज सॉर्ट ऑफ बाई चांस ऐसा हुआ है कि वो जब भी बड़ा शॉट खेलने गए वहां आउट हो गए। एक बार वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उनको बड़े स्कोर मिलने लगेंगे, तो वो वहां पर भी मैच विनर वाली इनिंग खेलेंगे। और वो जब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाएगी, या जब वो आप उन्हें कहेंगे कि अब आप स्टैब्लिश्ड हैं इस वनडे टीम में या T20 टीम में, तो मुझे लगता है कि जब उनके पास वो जिसे कहते हैं ना परमिट होगा अपने स्ट्रोक्स खेलने का, तो आप देखिएगा कि वो बहुत बड़े प्लेयर है। वो ऐसा इम्पैक्ट वाला हम्म। प्लेयर है कि अपने पर वो कोई भी मैच जिता सकता है, और सामने कोई भी अपोजिशन हो या कोई भी कंडीशन हो। हम्म। आखिरी दो दो सवाल लेंगे सभा भाई। एक तो दूसरे दिन के खेल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। क्या कुछ आप रणनीति देख पा रहे हो? और क्योंकि पिच बहुत स्लो एंड लो है, कुछ बोले तो आखिरी का मैं आधा घंटा देख रहा था, श्रेयस अय्यर 2 बार तो बचे के बैठ गए थे, वो ऐसा लगा घुटने पे बैठ के बैटिंग करनी पड़ेगी। अब क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हो? क्या स्कोर आप देख रहे हैं जहां पे बांग्लादेश को आप एटलीस्ट फॉलो ऑन कराने की सोच सकते हैं? देखिए, पहले सबसे पहली बात विकेट की अगर हम करें तो ये हम्म। कोकाबुरा रेड बॉल इस्तेमाल हो रहा है। कोकाबुरा रेड बॉल जो है उसकी, जिस तरह से कोकाबुरा का वाइट बॉल एक बार शाइन निकल जाती है तो उस गेंद में कुछ नहीं होता है। सीम जो है हम्म। वो भी दब सी जाती है, बॉलर्स को मदद मिलती नहीं है। आज हम लोगों ने यही देखा, जैसे जैसे बॉल थोड़ी बहुत पुरानी हो गई, बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो गई, और वो उसके ऊपर से विकेट बहुत ज्यादा धीमा खेल रहा है, तो परेशानी होती है गेंदबाजों को वो गति लाने में, या फिर एक विकेट टेकिंग डिलीवरी डालने में। और कल भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। अभी तक तो बॉल नहीं है, सेकेंड न्यू बॉल इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ 10 ही ओवर हुए हैं।
तो वो पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक बॉल सख्त रहेगी, थोड़ी बहुत शाइन रहेगी। पर इस समय श्रेयस अय्यर के ऊपर निर्भर करता है कि आगे पारी को किस तरह से बढ़ाते हैं। अभी बिहार अश्विन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो हमारे पास बल्लेबाजी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एवरेज स्कोर जो रहता है चट्टोग्राम में वो 365 है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर 100 रन, सवा 100 रन भारत जोड़ लेता है, तब एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा। भारत के पास 5 बॉलर्स हैं, और ये लग्जरी बांग्लादेश के पास नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो गेंदबाजी है ज्यादा धारदार रहेगी, और यही गलती की है आज बांग्लादेश ने। उन्होंने अपने बल्लेबाजी की गहराई बढ़ाने के लिए कम, मेरे हिसाब से तो 2 बॉलर कम कम खिलाए हैं, और उन्होंने ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर्स खिलाए हैं, बॉलर्स कम खिलाए। उनके पास रेगुलर सिर्फ 3 बॉलर है, और उसका लाभ बहुत हद तक आज भारत को मिला है। तो ये अब एडवांटेज रहेगा भारत के पास, अगर हम लोग कल कुछ इस प्रकार के रन जोड़ लेते हैं तो। राजकुमार सर, आप क्या रणनीति देख रहे हैं? श्रेयस अय्यर 82 पे खेल रहे हैं और उनके साथ अश्विन आएंगे, और उसके बाद फिर आपके टैलेंटर्स। एक तो श्रेयस अय्यर का की पारी का आगे कितना जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अश्विन, कुलदीप और अक्षर में से सबसे डेंजरस गेंदबाज के तौर पे किसको देख रहे हैं जो इस विकेट का फायदा उठा सकता है? देखिए राजीव, पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं तो श्रेयस पर काफी डिपेंड करेगा कि वो जितना लंबा खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि कैपेबल हैं, स्पेशली अश्विन उनको साथ देने के लिए, क्योंकि वो अभी लेटली हमने देखा है कि अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो अगर श्रेयस अय्यर थोड़ा लंबा खेलते हैं और वो अगर साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे टेलेंडर्स, और भारत कहीं 125 रन और बना लेता है से अराउंड 400, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और जहां तक बात है भारतीय स्पिनर्स की, तो मुझे लगता है कि अक्षर भी काफी यहाँ पे डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से वो गेंदबाजी करते हैं, और गेंद अगर नीचे रहता है तो वो बहुत डेंजरस एक रोल प्ले कर सकते हैं। अगर उनको बांग्लादेश के बैट्समैन पीछे गए तो फिर उनके लिए काफी मुश्किलें हैं। और बाकी अगर आप देखें, अश्विन शानदार फॉर्म में है, और टेस्ट क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी लंबे समय से बहुत कंसिस्टेंट और अच्छी चल रही है, तो वो भी एक खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। कुल मिला के कुलदीप यादव भी एक मिस्ट्री बॉलर है, तो मुझे लगता है कि तीनों ही स्पिनर्स हमारे बहुत क्लासिकल स्पिनर्स हैं, और बहुत मुश्किल होगा बांग्लादेश के बल्लेबाजों को उनको टैकल करना इस पर्टिकुलर विकेट पर, जहां पर कि बॉल नीचा भी रह रहा है और आने वाले समय में टर्न भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो व्यूअर्स है, बहुत लकी हैं कि राजकुमार सर के एक्सपर्ट्स कमेंट सुन रहे हैं, और सभा भाई जो पूरे दिन मैच देखते हैं, कि एक बॉल पर नजर रखते हैं, आप उनके विश्लेषण सुनते हैं, क्योंकि किसी और प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह का एनालिसिस नहीं सुन सकते, जहां पर हर बॉल पे चर्चा हो रही हो, हर कमी पे चर्चा हो रही हो, और हर जो अच्छी चीज की गई है उसको हम अप्रिशिएट करते नजर आए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे दिन भी भारतीय टीम पहले दिन से बेहतर क्रिकेट खेलेगी और डोमिनेटिंग पोजीशन पे नजर आएगी, क्योंकि पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी कुछ है, और ऐसे में भारतीय के 3 स्पिनर्स जो है बांग्लादेश के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले भारत कम से कम 350 रन बनाना चाहेगा, ताकि बांग्लादेश पर वो एक अच्छा खासा दबाव डाल सके। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।